कल हम लोगों ने फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन कर लिया था, देख लिया था कि फिलॉसफी है क्या। तो हमें ये पता चला था कि जो फिलॉसफी होती है एक ऐसा अमल है, एक ऐसा शोबा है तालीम का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अकल के जरिए, गौर फिक्र के जरिए, रैशनल थिंकिंग के जरिए, लॉजिकल थिंकिंग जिसको भी हम कहते हैं, इसके जरिए जब हम मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, उन मसाइल का हल तलाश करने के अमल को फिलॉसफी, और जो अपनी लॉजिकल थिंकिंग के जरिए जो बंदा इस अमल में इन्वॉल्व होता है उसको हम फिलोसोफर कह रहे होते हैं। कल हमने एक बात ये भी पढ़ी थी, डिस्कस की थी, कि जो फलसफा होता है ना, ये जिंदगी के तमाम शोबों में, जिंदगी के तमाम पहलुओं में के साथ इसका ताल्लुक होता है। वो आपकी लाइफ के सोशल एस्पेक्ट्स हों, वो आपकी लाइफ के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हों, आपकी पर्सनल लाइफ हो, किसी भी किस्म का कोई भी आपकी शोबा है जिंदगी के साथ ताल्लुक रखने वाला मामला हो सकता है। तो फलसफा आपको मुकम्मल का मुकम्मल एक तर्ज हयात फराहम करता है, एक गाइडलाइन फराहम करता है कि आपने भाई अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारनी है, ये काम आपने ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। और जो वो तर्ज हयात फलसफा आपको दे रहा होता है, वो कैसे, वो तर्ज हयात खुद कैसे वजूद में आता है, वो तर्ज हयात आपकी अकल के जरिए वजूद में आता है। वो फिलोसफर्स ने सोच विचार करके, गौर फिक्र करके, पॉन्डरिंग करके, अपनी रैशनल थिंकिंग के जरिए उन्होंने एक वे ऑफ लाइफ डिटर्मन किया होता है। वो वे ऑफ लाइफ आपको बता देते हैं कि भाई ऐसे काम करना है। तो जब हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो फलसफा होता है वो आपकी जिंदगी के तमाम पहलुओं के साथ ताल्लुक रखता है, तो अब ये जो जिंदगी के तमाम पहलू हैं, हमने कहा ना कि जिंदगी के तमाम पहलुओं के साथ ताल्लुक रखते हैं। अब ये जो जिंदगी के तमाम पहलू हैं, ये आपकी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं इन एस्पेक्ट्स को तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन थ्री मेजर पार्ट्स में करते हैं। अब वो थ्री मेजर पार्ट्स कहलाती हैं ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। हम कहते हैं ना कि फलसफा इंसान के मुकम्मल तर्ज हयात को रहनुमाई फराहम करता है। वो मुकम्मल तर्ज हयात को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, और उन तीन हिस्सों को हम क्या देते हैं, फलसफे के मौजुआत भी बोलते हैं, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी भी बोलते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफी भी बोलते हैं। हम इसको स्कोप ऑफ फिलोसफी भी कह देते हैं, या फलसफे का दायरा अमल या दायरा कार भी कह देते हैं। तो जब फलसफे का दायरा कार कहा जाए, जब फलसफे का स्कोप कहा जाए, स्कोप ऑफ फिलोसफी कहा जाए, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी कही जाए, या एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफी कहा जाए, या मौजुआत, फलसफे के मौजुआत का लफ्ज का जो फिक्रा वो इस्तेमाल हो, इससे मुराद ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी ही होंगी। और ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी क्या है, फलसफे को हमने तीन पहलुओं में तकसीम किया हुआ है। उन तीन पहलुओं को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, जो फलसफे के तीन पहलू हैं उनमें सबसे पहला है मेटाफिजिक्स, सेकंड वन एपिस्टेमोलॉजी, एंड द थर्ड वन इज एक्सियोलॉजी। ठीक है, फर्दर इनको डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं जी मेटाफिजिक्स पे। मेटाफिजिक्स क्या होती है? मेटाफिजिक्स, आपने मैट्रिक पढ़ी होगी, मैट्रिक पढ़ी ना, साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ भी पढ़ी होगी, उसमें जनरल साइंस में भी आपने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। फिजिक्स एक सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बंदा मुझे फिजिक्स की जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल करने में हेल्प आउट करे, जी मैडम। मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा डीप में जाएं तो हम कह सकते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी, कह सकते हैं ना। अगर हम सादा सी तारीफ करें फिजिक्स की, तबीयत जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, कि हम आसान फहम को, मेरे जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट भी होते हैं, अगर हम आसान फहम से डेफिनेशन करने की कोशिश करें तो हम यूं कह सकते हैं कि मादा और मादे के खास का मुतालिया तबीयत कहलाता है या फिजिक्स कहलाता है। और मादा क्या है, मैटर क्या है? हम कह देते हैं कि जो चीज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस यूनिवर्स के अंदर हम जिस चीज को खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं थ्रू 5 सेंसेस, हम 5 सेंसेस के थ्रू अपनी इस दुनिया में जिस जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो चीज किस से मिलके बनी हुई है? मादा से। और उसकी खुसूसियात का मुताला वो कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या कह देते हैं? फिजिक्स। तो यहां से हमें एक बात का पता चलता है कि फिजिक्स का जो दायरा कार है वो सिर्फ मेटीरियल थिंग्स के साथ। तो यहां से हम, यहीं से निकला है मेटीरियल वर्ल्ड, मादी दुनिया। वो हम रिलीजियस जब टर्म में बोलते हैं, हम कहते हैं आलम असबाब। इस दुनिया की जब हम बात करते हैं, जिस दुनिया को आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू आप एम्पिरिकल एविडेंसेस या सेंसरी एविडेंसेस या सेंसरी एक्सपीरियंसेस, हम 5 सेंसेस के थ्रू हासिल होने वाले जो तजर्बात हैं, जो आपके हवासे खमसा हैं, इनके जरिए जो आप मुशाहिदात करते हैं, तजर्बात हासिल करते हैं, इनको एम्पिरिकल एविडेंसेस भी बोलते हैं, इनको हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस भी बोलते हैं। हवासे खमसा उर्दू में हम इनको कहते हैं। ठीक हो? तो मादी दुनिया के बारे में कोई भी मालूमात आपने लेनी है तो आप अपने हवासे खमसा को तेज करेंगे, अपने हवासे खमसा से मदद लेके आप इस मटेरियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये मटेरियल वर्ल्ड है। मेटाफिजिक्स को उर्दू में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, इसका मतलब बनता है माँ बाद तबीयत। मेटाफिजिक्स कि भाई इस तबई दुनिया के, इस मादी दुनिया के अलावा जो चीजें हैं, एक तो मटेरियल वर्ल्ड में मौजूद चीजें हैं ना, एक मटेरियल वर्ल्ड में मौजूद चीजें हैं, और इस मटेरियल वर्ल्ड, जिस मटेरियल वर्ल्ड को हम अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस के जरिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए, हवासे खमसा के जरिए हम जिस मटेरियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर इसके अलावा कोई चीज वजूद रखती है, उसका मुतालिया क्या कहलाएगा? माँ बात तबीयत। और अंग्रेजी में इसको हम खूबसूरती से कह देंगे मेटाफिजिक्स। समझ आ गई? अब मैं आपको कहूं कि भाई आपके कंधों पे क्या बैठा हुआ है, क्या है? आप इधर उधर देखेंगे, गर्दन मोड़ेंगे, ना गर्दन इधर अड़ी ना इधर अड़ी, लेकिन हमारा यकीन है कि एक फरिश्ता इधर बैठा है, एक फरिश्ता इधर बैठा है। तो क्या वो मटेरियल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक रखते हैं? जस्ट एक समझाने, चूंकि हमारी एक कॉन्क्रीट हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, तो वो किस दुनिया से ताल्लुक रखते हैं? मेटाफिजिकल वर्ल्ड के साथ, गैर मादी दुनिया के साथ। तो मादी दुनिया और गैर मादी दुनिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जब भी हम इस वर्ड की बात करेंगे, मटेरियल वर्ड की बात करेंगे, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए फिजिक्स, और इस दुनिया के अलावा अगर कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है, इस जहान के अलावा अगर कोई जहान एग्जिस्ट करता है, अगर हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक इस दुनिया के साथ नहीं है, उन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हम किस चीज का सहारा लेंगे? मेटाफिजिक्स का सहारा लेंगे। इज इट क्लियर? अब कल हमारी पास बात हुई थी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेटाफिजिक्स के अंदर आती हैं। अभी हमने एक एग्जांपल ली, अपने कंधों पे बैठे हुए जो हमारे वो किरामन कातिबीन कहते हैं, किरामन कातिबीन फरिश्ते जो बैठे हुए हैं मटेरियल वर्ल्ड के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, सुपर नेचुरल पावर है, जो सुपर नेचुरल पावर है, सुपर फोर्स है जो
कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जात अल्लाह तबारिक व ताला की जात है। इसका ताल्लुक इस दुनिया से देखा है, महसूस किया है, कानों से सुना है, आंखों से देखा है, नहीं ना देखा, बिलीफ है ना। तो वो किस वर्ड, किस में हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे? मेटाफिजिक्स में। कल हमने यहां पर कॉन्सेप्ट एक डिस्कस किया था मौत का, कि मरने के बाद हमारा बिलीफ कि कहीं कहां पर जाना है भाई, बॉडी यहां पे रह जाएगी, ये मटेरियल वर्ड से बनी है, मटेरियल थिंग से, मादी है, हमारा वजूद मादी है, तो वजूद यहाँ पे मटेरियल वर्ड में रह जाएगा। तो कौन सी ऐसी चीज इसमें से निकल के कहां पर गई? आलमे अरवा। देखा है, महसूस कर सकते हैं आलमे अरवा को। तो ये किस दुनिया में आएगा, ये किस शोबे में आएगा फिर? मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेटाफिजिक्स क्या है? जब हम मादी दुनिया के अलावा ऐसी चीजें को, ऐसी चीजों का मुताला करने की कोशिश करते हैं जिनका ताल्लुक मादी दुनिया के साथ नहीं होता, माँ बाद तबियात, यानी कि तबियात के बाद जो दुनिया शुरू होती है, जो जहान, इस मादी जहान के बाद जो जहान शुरू होते हैं, ये सादा सा कॉन्सेप्ट आपने जहन में, जन्नत, दोज़ख, ठीक है, हेल एंड हेवन। तो ये मेटाफिजिक्स का हो गया कॉन्सेप्ट। तो मेटाफिजिक्स को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, मेटाफिजिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें, तो मेटाफिजिक्स डील्स विद द अल्टीमेट रियलिटी, कि ये हकीकत असलिया की तलाश का नाम है। फलसफे में हम किसी ना किसी चीज की हकीकत तक ही पहुंच रहे होते हैं ना, कोई भी चीज हो सकती है। तो मेटाफिजिक्स भी क्या है? किसी भी चीज की ऐसी हकीकत, किसी भी चीज की ऐसी हकीकत जिसका ताल्लुक मादी दुनिया के साथ नहीं होता, उस हकीकत तक पहुंचने का नाम क्या है? मेटाफिजिक्स है। ठीक है। मेटाफिजिक्स को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज में, सब डिवाइड किया जाता है दो पहलुओं में मेटाफिजिक्स को। द फर्स्ट वन इज ऑन्टोलॉजी एंड द अदर वन इज कॉस्मोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या है? जब हम ये सवाल करते हैं इंसान क्या है, इंसान का वजूद कैसे बना, कैसे वकूअ पजीर हुए हैं इंसान, कायनात कैसे बनी, इंसान और कायनात का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या इंसान इसी सयारे की मखलूक है या कहीं और से आया है, इस किस्म के सवाल किस में आ जाते हैं? ऑन्टोलॉजी में। तो जब हम नेचर ऑफ मैन को डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ मैन को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, उस नेचर ऑफ मैन को हम कहेंगे ऑन्टोलॉजी। जब इंसान के बारे में हम सवालात डिस्कस करते हैं ना, कल हमने कुछ सवाल पढ़े थे, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, तो व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, ये किस ब्रांच के साथ ताल्लुक रखती है? मेटाफिजिक्स। व्हाट इज गॉड, किस ब्रांच के साथ ताल्लुक रखते हैं? मेटाफिजिक्स के साथ। व्हाट इज यूनिवर्स, मेटाफिजिक्स। व्हाट इज मैन, मेटाफिजिक्स के आगे कौन सी ब्रांच है? ऑन्टोलॉजी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैन, ऑन्टोलॉजी। ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स एंड मैन। तो जो भी इंसान के मुतालिक कुछ सवाल होंगे, व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज सोल, ये सारे सवालात किसके साथ डील कर रहे हैं? ऑन्टोलॉजी के साथ। तो ऑन्टोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? डील्स विद द नेचर ऑफ मैन। ठीक है। अब समटाइम ये होता है कुछ किताबों के अंदर मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी को एज अ सिनोनिम यूज किया जाता है। कंपैटिटिव एग्जाम में जब जाएंगे ना, पीपीएससी में बैठेंगे, तो वहां पर भी समटाइम मेटाफिजिक्स को ऑन्टोलॉजी के ही सिनोनिम के अंदर यूज किया जाता है। जब इनको सिनोनिम के तौर पे यूज किया जाता है, तो तब भी ये कह दिया जाता है जी ऑन्टोलॉजी रेफर्स टू और डील्स विद द अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है। तो दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है मेटाफिजिक्स का, दैट इज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मिक साइंसेस सुनी होंगी, यूनिवर्स की हकीकत तलाश करने के लिए जो साइंसेस होती हैं उनको हम कॉस्मिक साइंसेस बोलते हैं। तो
Ontology deals with the nature of man. On the other hand, cosmology deals with the nature of universe. कायनात की जब आप हकीकत तलाश करने की कोशिश करते हैं, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स? अल्लाह ताला है ना। तो इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला हमें कैसे पता चला? कैसे पता चला अल्लाह ताला? रिलीजन के जरिए। अगर आप खुद सोचेंगे, इस सवाल का जवाब देने के लिए गौर फिक्र करेंगे, सोचो विचार करेंगे, तो फिर आप क्या बन जाएंगे? फिलोसोफर। अगर आप प्रैक्टिकल से साबित करने की कोशिश करेंगे, एक्सपीरियंसेस करके, तजर्बात करके आप इस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कायनात कैसे बनी है, फिर आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, वो साइंस कहलाएगा। ठीक है, कल हमने पढ़ा फिलोसफी है, रिलीजन है एंड साइंस, ऑल दीज आर द वेज टू एक्सप्लोर अल्टीमेट रियलिटी। ये तीनों रास्ते हैं आपकी हकीकत असलिया को तलाश करने के। हकीकत असलिया से क्या मुराद है? हकीकत असलिया से मुराद है कि इस कायनात का जो सबसे बड़ा सच है, इस कायनात में जो सबसे ऑथेंटिक चीज है या जो भी वजूद है, उसको हम हकीकत असलिया, जो इस कायनात की सबसे बड़ी फोर्स है, सुपर फोर्स है, उसको हम हकीकत असलिया कहते हैं। ठीक हो गया? कॉस्मोलॉजी, व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिवर्स? कब कायनात बनी? कितने सौ, कितने हजार, कितने लाख साल हो गए, कितने बिलियंस ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, तो कायनात के मुतालिक कोई भी सवाल हो, और उन सवालों का जब कायनात के मुताल्लिका सवालों का जवाब जब हम अकल, शऊर, फहमो फरासत, गौर व फिक्र के जरिए, अकली इस्तदलाल के जरिए देने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, इंसान के बारे में कोई भी सवाल हो, इंसान के वजूद के बारे में, उसको हम क्या कहेंगे? ऑन्टोलॉजी कहेंगे। दोनों को मिला के हम अल्टीमेट रियलिटी को क्या कहेंगे? मेटाफिजिक्स। समझ आ गई? यहां तक अगर आपका मेटाफिजिक्स में अगर आप कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो बताएं। चलिए आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एपिस्टेमोलॉजी। मेटाफिजिक्स को हम कहते हैं तसव्वुर हकीकत। मेटाफिजिक्स को उर्दू में हम तसव्वुर हकीकत बोलते हैं। एपिस्टेमोलॉजी को उर्दू में हम तसव्वुर इल्म बोलते हैं। क्या कहते हैं? तसव्वुर इल्म। अब फलसफा तो होता है किसी भी चीज की हकीकत तलाश करना, गौर फिक्र के जरिए, अकल और शऊर के जरिए। तो यहां पर हम इल्म को किस कसौटी पे परखेंगे? हम ये भी तय करेंगे, फिलॉसफी से तय करने की कोशिश करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंच रही है, क्या वो ऑथेंटिक हैं, क्या वो काबिल एतबार हैं, उनके अंदर वैलिडिटी कितनी है, उनकी रिलायबिलिटी कितनी है, ऑथेंटिसिटी कितनी है। क्या जहां से वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, हमें मौसूल हो रही है, क्या वो सोर्स रिलायबल है? ये भी तो हो सकता है सोर्स अनरिलायबल हो, इंफॉर्मेशन आपके पास सही हो। डाउट्स तो क्रिएट हो जाते हैं ना। अब मैं कोई बात करूंगा तो आप कहेंगे हाँ भाई ये टीचर है, इसने सही बात की हो। आपका कोई फेलो आपको कोई वही बात बताने की कोशिश करेगा मुझसे पहले, तो आप उस पर 100% उसको तस्लीम नहीं करेंगे, आपको डाउट्स होंगे। वजह ऑथेंटिसिटी पे शक होगा ना, आपको सोर्स पे शक है कि ये एक्सपर्ट नहीं है। इसी तरह फलसफे का वो पहलू, फलसफे का वो पहलू जिसके अंदर हम इल्म की हकीकत तलाश करने की कोशिश करते हैं, फलसफे का वो पहलू जिसमें हम इल्म की हकीकत तलाश करने की कोशिश करते हैं, उसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं या तसव्वुर इल्म कहते हैं। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, सोर्सेज आ जाते हैं और मीन्स आ जाते हैं।
कि आप क्या सच्चा जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो हकीकी इंफॉर्मेशन है, विदाउट डाउट्स जो इंफॉर्मेशन है वो किस जगह पर मौजूद हैं, उनका वजूद कहां पर है, और उस जगह से हम तक कैसे पहुंच रही है, सोर्सेज और मीन्स। अब हमें जब किसी बात की समझ नहीं आ रही होती ना, हमें किसी बात की समझ नहीं आ रही होती, हम क्या कह देते हैं जी, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। हम क्या तस्लीम कर रहे हैं, हकीकत का सरचश्मा अल्लाह तबारिक व तआला की जाते अक़दस है। हम सोर्स मान, इसी तरह कुरान मजीद है, हम सोर्स क्या कर रहे हैं, उस कुरान को मान रहे हैं, उसका सोर्स क्या है और मीन्स क्या है, प्रॉफिट्स, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो साइंटिस्ट हैं, साइंस है, साइंस तो मेटाफिजिकल वर्ड पे यकीन ही नहीं रखती, वो तो सिर्फ मटेरियल वर्ड की बात करती है। हम कहते हैं कि जो चीज हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तजुर्बात से साबित कर रहे हैं, इट माइट बी रॉन्ग, गलत हो सकती है। गलत क्या नहीं हो सकता, डिवाइन नॉलेज गलत नहीं हो सकता। हमारे नजदीक वो डिवाइन नॉलेज रियलिटी है, वो जो डिवाइन सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो सोर्स हमारे नजदीक ऑथेंटिक और वैलिडेटेड सोर्स है। साइंस वाले नहीं मानते, वो कहते हैं जी जो चीज आप तजर्बे से साबित करें, अपनी आंखों से देखें, सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए, सेंसरी एक्सपीरियंसेस के जरिए या एम्पिरिकल एविडेंसेस के जरिए, जो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं, वही हकीकत है, कुछ और हकीकत नहीं है। वो कहते हैं जी आप क्लास में बैठे हुए खिड़की से बाहर देखें, जिधर को मर्जी देखें, तो जो आपको नजर आ रहा है वही कुछ हकीकत होता है, आप उसको हकीकत मान रहे हो। वो कायनात को या यूनिवर्स को या इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो चीजें हैं, वो इनको वैलिडेटेड सोर्स मान रहे हैं साइंटिस्ट हैं। जो रिलीजन वाले किसको मानते हैं, डिवाइन रियलिटी को मानते हैं। तो इस चीज का अंदाजा लगाना, वैलिडेटेड सोर्स ऑफ नॉलेज क्या क्या है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, हकीकत का सरचश्मा क्या है, ठीक है, ये सोर्सेज में आ जाएगा। और वो चीज हम तक कैसे पहुंच रही है, वो चीज हम तक कैसे पहुंच रही है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं एजुकेशन का टीचर हूं, मुझे थोड़ी बहुत आती है तो एजुकेशन आती है, और कुछ नहीं आती। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दूं, तो आप लोग भी यही कहेंगे कि डंग टपा रहे, घेड़ा दे रहे। क्यों? क्योंकि जिस बंदे के जरिए आप तक वो इंफॉर्मेशन, चाहे मैं सही आपको बात बता रहा हूं, लेकिन मैं रिलायबल नहीं हूं। जो मीन्स हैं, सोर्स, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक हो सकती है, लेकिन जो मीन है जिसके जरिए पहुंच रही है वो ठीक नहीं है। तो फिलॉसफी में हम ये देखते हैं कि आपका जो इल्म है, तसव्वुर इल्म में इस पहलू में, कि वो इल्म मौजूद कहां पर है और आप उस तक कैसे रसाई कर रहे हैं, आपकी रसाई कैसे मुमकिन है। अच्छा, सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि फलसफे में इल्म को इतनी अहमियत, इंफॉर्मेशन कलेक्शन को इतनी अहमियत ही क्यों दी गई है कि इसको हमने एक अलग से शोभा बना दिया, एक अलग से हमने इसका एस्पेक्ट बना दिया। सवाल निकल सकते हैं ना कि भाई चलें, तसव्वुरे हकीकत तो हो गया, इंसान का वजूद है, कायनात का वजूद है, तो वाई हम इतनी वैल्यू दे रहे हैं, इतना खप रहे हैं इल्म पे। अब देखिए, पूरी की पूरी फिलॉसफी है, पूरी की पूरी फिलॉसफी है, किस पे बेस कर रही है, रैशनल थिंकिंग पे, आपके गौरव फिक्र पे। गौरव फिक्र कहां पर करेंगे, अपने इर्द गिर्द माहौल पे गौरव फिक्र करेंगे, और इर्द गिर्द माहौल पे गौरव फिक्र क्या करेंगे, वहां से, अपने माहौल से, अपनी सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से, अपनी ऑब्जर्वेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं आप। अगर वो इंफॉर्मेशन सही होंगी
तो ही आप सही कंक्लूजन तक पहुंच सकोगे। आपके अकली इस्तदलाल जो होंगे, आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग होगी, वो रिफाइंड लॉजिकल थिंकिंग होगी, वो रिफाइंड थिंकिंग होगी। इस वजह से तसव्वुर इल्म पे इतना फोकस किया जाता है, इतना एम्फोसिस किया जाता है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए किसी भी सोर्स से जब अपने माहौल को देखते हो, उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो कौन सी इंफॉर्मेशन चूज करो जो वैलिडेटेड हो। वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन पे जब आप अपनी थिंकिंग अप्लाई करोगे, आप अपने थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग आप अप्लाई करोगे वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन पे, तो कंक्लूजन या रिजल्ट या नताइज आपके सही निकलेंगे और आप बेहतरीन तरीके से अगले बंदे को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और जो मसाइल हैं उनके हल की तलाश कर सकते हैं। समझ आ गई? चलें एपिस्टेमोलॉजी से आगे। यहां तक एपिस्टेमोलॉजी में अगर कोई सवाल है तो वो बता दें। एपिस्टेमोलॉजी क्या करती है? डील्स विद द नेचर ऑफ ट्रूथ, सर्च फॉर ट्रूथ, सच्चाई की तलाश। डील्स विद द नेचर ऑफ ट्रू नॉलेज, आप इसको यूं भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? एक्सियोलॉजी आ जाएगी। एक्सियोलॉजी को हम तसव्वुर कदर कहते हैं। तसव्वुर कदर से मुराद क्या है कि आपने जिस मुआशरे में रहना है, आपका तर्ज अमल कैसा होगा, आपकी इखलाकियात कैसी होंगी, आपकी नॉर्म्स कैसी होंगी, आपकी वैल्यूज क्या होंगी, एथिक्स क्या होंगे, एस्थेटिक्स क्या होंगे। तो ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाता है? एक्सियोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट स्टडीज वैल्यूज। इसको भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एथिक्स में और एस्थेटिक्स में। एथिक्स क्या है? एथिक्स आपकी अखलाकियात, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट जो एक मुआशरे ने, या एक ऐसा जाब्ता जो एक मुआशरे के अंदर तय किया जाता है कि इस मुआशरे के तमाम अफराद इस जाब्ते की पाबंदी करेंगे। एक मुआशरे में रहने के लिए जो कवानीन बनाए जाते हैं, जो प्रिंसिपल्स डिटरमिन किए जाते हैं, जिसमें तमाम जिन प्रिंसिपल्स को, जिन लॉज को उस सोसाइटी के तमाम मेंबर्स ने ओबे करना होता है, वो क्या होते हैं? एथिक्स होते हैं। तो क्या चीज एथिक होगी, क्या चीज नहीं होगी, ये सोसाइटी टू सोसाइटी, आइडियोलॉजी टू आइडियोलॉजी ये वेरी करे। हमारे एथिक्स कुछ और हैं, हमारी सोशल नॉर्म्स कुछ और हैं, अंग्रेजों की कुछ और हैं, किसी और मुल्क की कुछ और हैं, किसी और मुल्क की कुछ और है। तो ये सारा कुछ आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी नीड्स, आपके बिलीव्स, आपका रिलीजियस जो बिलीव्स हैं, ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सोशल नॉर्म्स क्या होंगी, आपकी ये जो एक्सियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं वो क्या होंगी। ठीक है? Ethics concerns itself with the question of morality, what is right and what is wrong in human relationships. ठीक है? Aesthetics, while when we talk about the aesthetics, aesthetic is the sense of beauty. मैं आपसे पूछूं कि what is the definition of beauty? हर बंदा एक डेफिनेशन अलग बताएगा, हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग होगा। जिस तरह कल हमने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, हर बंदे का अलग पर्सपेक्टिव था ना। किसी को लगेगा जी मैं शलवार कमीज पहनूं, सिंपल रहना उसके नजदीक ब्यूटी है। किसी को सीरत में ब्यूटी नजर आती है, किसी को सूरत में ब्यूटी नजर आती है, किसी को ग्रीनरी में ब्यूटी नजर आती है, किसी को खूबसूरत बिल्डिंग्स पसंद है, उसकी एस्थेटिक वो है। तो हर बंदे की एस्थेटिक्स डिफरेंट। इस तरह एज अ होल भी हमारी मुआशरे की भी कुछ एस्थेटिक्स होती है। आपकी एस्थेटिक क्या है, सेंस ऑफ ब्यूटी क्या है, ये भी किसके अंदर आएगी? एक्सियोलॉजी के अंदर आएगी। अब आप देखें जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आप देखिए जो हिंदू मुआशरा है उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो एक तर्ज पे होंगी, मुस्लिम मुआशरे की जो बिल्डिंग्स है वो एक तर्ज पे होंगी, यूरोपियन जो क्रिश्चियन है उनकी एक तर्ज पे होंगी, आप ज्यूस की उनकी नेट पे देख लीजिएगा, उनकी बिल्डिंग्स किसी और तर्ज पे होंगी। हर मुआशरे की
जो स्थैटिक होती है वो अलग होती है, तो उसको भी वो फॉलो करते हैं। तो एस्थेटिक्स कंसर्न द थ्योरी ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। तो ये तीन थे हमारे पास फलसफे के मौजूआत। इनको हम एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं, इनको हम एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं, इनको स्कोप ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं, इनको ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन पूछें। जी, एनी क्वेश्चन?